हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज की इस वीडियो में हम 27 अगस्त का द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएलआई के बारे में, दैट इज़ यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, जिसको रिसेंटली आरबीआई जो है उसने रिसेंटली ये अपडेट किया है कि वो यूएलआई के ऊपर काम कर रहे हैं और जल्दी ही यूएलआई को रिलीज़ करने वाले हैं। इसका अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज़ अ यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। लैंडिंग का मतलब क्या होता है? लैंडिंग का मतलब होता है लोन्स देना। तो सिंपल वर्ड्स में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो हमारा क्रेडिट डिलीवरी का जो प्लेटफॉर्म है, जो सिस्टम है, उसको प्रॉपर्ली स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेगा। आपको याद होगा इससे पहले हम ऑलरेडी यूपीआई के ऊपर काम करते हैं अभी राइट नाउ। इसका मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब कि पेमेंट के लिए जितने भी डिफरेंट टाइप के ऐप्स यूज़ करते हैं आप, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, ये सब के सब यूपीआई के थ्रू बनाए गए हैं। जो इसको भी यहाँ पर बेसिकली कहीं ना कहीं जो आरबीआई है, आरबीआई ने साथ में मिलकर बनाया था राइट। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो यूएलआई है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं आरबीआई काम कर रहा है ताकि जो क्रेडिट डिलीवरी वाला सिस्टम जो है, यानी कि लोन्स देने वाला सिस्टम जो है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाए और एफिशिएंट हो जाए। इसको बनाने के लिए ऑब्वियसली एक स्टैंडर्डाइज्ड एपीआई का इस्तेमाल किया जाएगा। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसके थ्रू कोई भी पर्टिकुलर ऐप जो है वो मोबाइल्स में, स्क्रीन्स वगैरह में चलता है। नो, एक स्टैंडर्डाइज्ड एपीआई के थ्रू बनाया जाएगा जिससे कि हमें मल्टीपल टेक्निकल इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जो क्रेडिट एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा सिंपलर बनाने की कोशिश की जा रही है। एक ईजी टू यूज़ एक ऐसा ऐप बनाने की कोशिश की जा रही है जिसको हम आसानी से इस्तेमाल कर सकें। फंक्शनैलिटी की अगर बात करें तो जो ये यूएलआई होगा उसके अंदर ऑलमोस्ट सारी एंटिटीज़ प्रेजेंट होंगी, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर अकाउंट एग्रीगेटर्स जो हैं जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, ये सब हो गए, फिर बैंक्स हो गए, फिर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हो गई। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके पास इन सब का लोन्स के इन्फॉर्मेशन वगैरह होते हैं। देन वी विल हैव DIAs, यानी कि डिजिटल आइडेंटिटी ऑथेंटिकेटर्स, जो ऑथेंटिकेट करेंगे कि ये पर्टिकुलर बैंक जो है ये सही है कि नहीं, ये पर्टिकुलर पर्सन सही है कि नहीं। इस तरीके से इन सबको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे सो दैट जिसको भी लोन चाहिए होगा और जितने का भी चाहिए होगा वो डायरेक्टली डिजिटली लोन का अप्लाई कर सके और वहाँ से लोन का अप्रूवल उसको मिल सके। अगर हम इसका ईज़ ऑफ यूज़ की बात करें तो ऑब्वियसली इसको अगर हम एक ऑनलाइन डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में लेकर आ जाएं तो ये बहुत आसान हो जाएगा इसका इस्तेमाल करना। जो क्रेडिट अप्रूवल का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। स्पेशली अगर आप देखें तो जो एग्रीकल्चर लोन्स होते हैं, एमएसएमई के लोन्स होते हैं, इनके लिए बहुत सारा पेपर वर्क चाहिए होता है, कोलेट्रल चाहिए होता है। तो इन सब चीज़ों को करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत बार तो लोन नहीं मिल पाता है राइट। इन सब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सब चीज़ों को लाने की कोशिश की जा रही है। सो इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी राइट। जैसे डेटा इंटीग्रेशन की बात है, अलग अलग सोर्सेज से डेटा इंटीग्रेशन की जब बात आती है, जैसे फार्मर्स है उसका डेटा, गवर्नमेंट है उसका डेटा, बैंक्स है उसका डेटा, इन सबको आसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा, बिकॉज सब कुछ अब डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में ऑनलाइन ही रहेगा, तो उसको बहुत आसानी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी लैंडिंग के प्रोसेस के अंदर। सेकेंड, अगर हम स्ट्रीमलाइनिंग की बात करें तो यूएलआई के थ्रू क्या होगा, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच आएगा जिसके थ्रू हम क्रेडिट असेसमेंट कर सकते हैं, हम क्रेडिट अप्रूवल्स ले सकते हैं, जिससे कि हमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज एक बार अगर आप अपने अकाउंट के ऊपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो बार बार आपको सेम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बार बार प्रोसेसिंग के लिए जो टाइम लगता था, पहले आपको बार बार बैंक जाना पड़ता था, यू हैड टू विजिट बैंक्स टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएंगी। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, एआई का इंटीग्रेशन आएगा। आप जानते हैं कि अभी के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है टेक्निकली। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आना बेसिकली बहुत सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज़ कर देगा, बहुत ही आसान कर देगा। जहाँ पर हमें पहले बहुत सारे बैंक के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती थी, वो कहीं ना कहीं अभी कंपैरेटिवली रिड्यूस हो जाएगी राइट। इसके अलावा हमें बस इस चीज़ का फोकस करना है कि इसका डिप्लॉयमेंट सही तरीके से होना चाहिए, बिकॉज एआई के इंटीग्रेशन में बहुत सारे हार्म्स भी हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। उन चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं अवॉइड करना है। बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या इंप्लीकेशन होगा उसको देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो फाइनेंशियल इंक्लूजन आ जाएगा। ऑब्वियसली क्रेडिट एक्सेस जो है वो अंडर सर्व्ड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जैसे कि एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन सब चीज़ों लोगों तक लोन्स पहुंच जाएगा। सेकेंड, ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जो बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत कम कॉस्ट पे, ज़्यादा उनको किसी भी टाइप का कॉस्ट नहीं लगेगा और वो अपनी सर्विस डिलीवरी को भी काफ़ी ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं राइट। ये कुछ फ़ायदे हो जाएंगे। अगर हम चैलेंजेस की बात करें, सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ सकता है। हम जानते हैं कि एथिकल इश्यूज, डेटा प्राइवेसी के इश्यूज, ये सब बहुत ज़्यादा हैं एआई के अंदर ऑलरेडी। इसके कारण जो एआई के जो एल्गोरिदम्स हैं उनको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है। हमें ये कोशिश करनी होगी कि जो एल्गोरिदम्स बनाए जाए वो कुछ इस तरीके से बनाए कि उसके अंदर कोई भी बायसनेस ना आए। जो लैंडिंग डिसीजंस है वो दे शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड।
इसके अलावा एक रेगुलेटरी ओवरसाइट की ज़रूरत है, जहाँ पर बिकॉज हम जानते हैं कि बहुत सारा मल्टीपल डेटा सोर्सेज प्रेजेंट होगा, तो हमें कोई ऐसे ऑफिसर्स चाहिए होंगे जो टाइम टू टाइम चेक करते रहें, राइट, कि सही तरीके से ये सब चीज़ें काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके, तो एक रेगुलेटरी ओवरसाइट वगैरह भी चाहिए होगा। सो उम्मीद करता हूँ यूएलआई के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चल गई, कैसे वो काम करता है हमने वो भी देख लिया, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके इंप्लीकेशंस क्या क्या हैं, और फाइनली उसके चैलेंजेस क्या हैं, वो सब हमने देख लिया। दिस कैन बी ए कंप्लीट मीन्स का आंसर, इसी तरीके से आपको आंसर लिखना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट न्यूज़ समझ आ गई होगी। लेट्स मूव टू द सेकंड न्यूज़, जहाँ पर हम बात करते हैं इंपोर्टेड गैसेस के बारे में। जो आप एलएनजी के बारे में आपने सुना होगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। नो, एलएनजी का इस्तेमाल हमारे घरों में होता है, लेकिन इसकी जो बेसिकली डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है इंडिया के अंदर, जिसके कारण हमारा जो पूरे का पूरा रिलायंस है वो हम इम्पोर्ट्स पे करते हैं, मतलब हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। नाउ जैसा मैंने आपको बताया, एलएनजी जो है कंपैरेटिवली इंडिया में उसकी डिमांड ज़्यादा है, बट सप्लाई कम होने के कारण हमें इसको इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, नाउ कुछ रीजंस है। पहला क्या है, ग्रोइंग डोमेस्टिक डिमांड। ऑब्वियसली हमारी डिमांड लगातार इंक्रीज़ हो रही है, प्राइसेस भी कंपैरेटिवली इसके ज़्यादा है, राइट। इसका अगर देखो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है डोमेस्टिक नेचुरल गैसेस की, डोमेस्टिकली ये चीज़ प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आप देखो इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ गई है, पहले 46.9% हुआ करती थी कुछ महीनों पहले, अभी वो 48.9% हो गई है। मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ हो रही है सिर्फ कुछ महीनों के अंदर, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमें ये मालूम चल रहा है कि जो फॉरेन से जो गैस सोर्सेज है उसको हमें कहीं ना कहीं इंपोर्ट करना पड़ रहा है इंडिया के अंदर। अगर हम डोमेस्टिक गैस आउटपुट की बात करें तो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, बट वो इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है कि हमारी डोमेस्टिक डिमांड्स को कंप्लीट कर सके। अगर हम गवर्नमेंट की पुश की बात करें तो वो लोग लगातार पुश कर रहे हैं एलएनजी के इंपोर्ट के लिए, ताकि वो इंडिया में एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करके रख सके, इन्फ्लेशन को ज़्यादा ना बढ़ने दे। बिकॉज अगर डिमांड बढ़ गया, सप्लाई नहीं पहुंची, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो जाएगी, ऑटोमेटिकली जो बेसिकली प्राइसेस हैं वो लगातार इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम इन्वायरमेंटली भी देखें तो नेचुरल गैस जो है, भले ही वो एलएनजी हो या फिर सीएनजी हो, वो कंपैरेटिवली क्लीनर होता है एज़ कम्पेयर टू कोल या फिर ऑयल का इस्तेमाल करना, और ये हमारे एनर्जी ट्रांसमिशन गोल्स जो हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। एंड दैट इज़ वाई ऑल्सो हम नेचुरल गैस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। भले ही एलएनजी थोड़ा सा कॉस्टलियर है कोल और ऑयल से, बट जो ये फ़ायदे पहुंचाता है इन्वायरमेंटली, हेल्थ थ्रू, वो सब चीज़ें एक्चुअली इसको एक बेनिफिशियल बनाती है, इसलिए हम इसका लगातार इंपोर्ट कर रहे हैं, भले ही इसके प्राइसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा है उसके बावजूद। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ भी समझ आ गई है। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जहाँ हम इंडो यूएस एग्रीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं दो न्यू एग्रीमेंट के साइन करने की। हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है, बट लेट्स रिवाइज इट अगेन। पहला है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट, एक सोसा एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत ये बोला गया है कि इंडिया और यूएस जब भी जरूरत होगी तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक दूसरी कंट्रीज़ को डिफेंस की कोई भी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, भले ही वो गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो। ठीक है, मतलब जब भी जरूरत हो रही है इंडिया को, तब उसको सप्लाई करेगा यूएसए, और यूएसए को जरूरत है तो उसको सप्लाई करेगा इंडिया। सेकेंड, एक एमओए साइन हुआ है ऑन असाइनमेंट ऑफ लाइजन ऑफिसर्स। इसमें बोला गया है कि दोनों ही कंट्रीज़ आपस में बेसिकली इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करेगी, कोऑर्डिनेशन करेगी, और उसके लिए जो इंडियन लाइजन ऑफिसर्स होंगे, मतलब इंडिया के कुछ सिलेक्टेड ऑफिसर्स होंगे, उनको यूएस के कॉम्बैट कमांड्स जैसे कि फ्लोरिडा के अंदर प्रेजेंट है, वहाँ पर उनको पोस्टिंग की जाएगी, वहाँ उनको भेजा जाएगा, सो दैट बेटर तरीके से दोनों साथ में मिलकर काम कर सकें और कोऑपरेट कर सकें। इससे पहले भी हमने ऑलरेडी कुछ कॉपरेशन माइलस्टोन साइन कर रखे हैं, जैसे कि 2023 में हमने साइन किया था एक रोड मैप फॉर इंडस्ट्रियल डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। इसका एम क्या था? एम ये था कि दोनों ही कंट्रीज़ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को और ज़्यादा बेटर करना है, और इंडिया को बेसिकली यूएस की हेल्प से की डिफेंस सिस्टम्स बनाने हैं। ठीक है, इंडिया और यूएस के हेल्प से की डिफेंस सिस्टम्स बनाने हैं, सो दैट इंडिया भी अपने डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर सेल्फ रिलायंस लेकर आ सके आने वाले टाइम के अंदर। इसके अलावा हम बात करते हैं जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस कॉपरेशन की, जो कि 2015 में साइन हुआ था, और इसके तहत भी यही बात की गई थी कि दोनों कंट्रीज़ आपस में डिफेंस टाइज को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, सो दैट दोनों कंट्रीज़ साथ में मिलकर डीपली इंगेज कर सकें इन सब एरियाज, जैसे कि जॉइंट एक्सरसाइजेस का एरिया हो गया, इंटेलिजेंस शेयरिंग, को प्रोडक्शन, ये सब चीज़ों पर काम कर सके डिफेंस की फील्ड में इंडिया और यूएसए। इसलिए उन्होंने 2015 में ये एग्रीमेंट साइन किया था। इसके अलावा एक फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किया था, जिसको 2002 में साइन किया था, और जिसका नाम है GSOMIA, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट। वंस अगेन एम यही था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को शेयरिंग करनी है दोनों ही कंट्री के बीच में, जब भी जरूरत पड़ती है तब। इसके अलावा कुछ और हिस्टोरिकल एग्रीमेंट साइन हुए थे, जैसे कि आपने एक लेमोआ के बारे में सुना होगा, जो कि 2016 में साइन हुआ था, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसके तहत यह है कि दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे को जब भी जरूरत पड़ती है तो मिलिट्री इक्विपमेंट्स, फ्यूल्स, रिप्लेनिशमेंट्स, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगी। इसके अलावा एक कॉमकास्ट साइन हुआ था 2018 के अंदर, जिसके तहत ये बोला गया था कि एक दूसरे कंट्री से बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हम एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करेंगे, एक सिक्योर डेटा का इस्तेमाल करेंगे, सो दैट दोनों ही कंट्रीज आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर जब करें तो उस टाइम कोई और उनकी बातों को डिक्रिप्ट ना कर पाए।
तीसरा, 2019 में हमने एक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्सस साइन किया था, जिसके तहत हम ये चाहते थे कि डिफेंस के फील्ड में दोनों ही कंट्रीज आपस में क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके प्रॉपर तरीके से, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रॉब्लम के। इसके अलावा हमने एक डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव साइन किया था, जिसके तहत हमने ये बात की कि किस तरीके से दोनों ही कंट्री साथ में मिलकर को डेवलप कर सकती है और को प्रोड्यूस कर सकती है मिलिट्री इक्विपमेंट्स को। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट टाइप के एग्रीमेंट्स हमने साइन की थी पास्ट में। इसके अलावा 2 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज भी हमने साइन कर रखी है। पहला है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, जिसके तहत बेसिकली हम चाइना का इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और इंडो पैसिफिक को एक पीसफुल और एक हार्मोनियस रीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर ट्रेड और जहाँ पर कोलैबोरेशंस प्रॉपर्ली हो सके। इसके अलावा एक टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन का एग्रीमेंट हमने साइन किया है, जिसके तहत हम बात कर रहे हैं जॉइंट डेवलपमेंट और जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर। दोनों साथ में मिलकर किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी को हम साथ में मिलकर बनाएंगे, डेवलप करेंगे, जिससे कि इंडिया का जो ओवरऑल एम है एक सेल्फ रिलायंट कंट्री बनना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, वो आने वाले टाइम में हम कंप्लीट कर सकें। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई, जिसके तहत हमने सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट बेसिकली इंडिया और यूएस के बीच में एग्रीमेंट साइन हुए हैं, उन सबको हमने एक सिंगल जगह पर डिस्कस कर लिया। आप इन सबको अपने मीन्स के अंदर डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स टॉक अहेड, जहाँ पर हम वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो के बारे में बात करते हैं। देखो समझो, नॉर्मली तो पोलियो जो है वो इंडिया से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी कुछ रैंडम इंसिडेंट्स इंडिया में होते रहते हैं। जैसे रिसेंटली अभी हुआ है ये पर्टिकुलर इंसिडेंट जिसमें एक वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो का केस आया है। पहले समझते हैं वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो है क्या। देखो समझो, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एस ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसके तहत क्या होता है, 2 बूंद जिंदगी की, आपने सुना होगा 2 बूंद जिंदगी की, उसी जिंदगी की बूंद में जो पोलियो की वीकेंड स्ट्रेन्स होते हैं, मतलब जो दवाई पिलाई जाती है बच्चों को, उसके अंदर पोलियो एक वीक पोलियो होता है, मतलब पोलियो के वायरस लेकर के उसको वीक करते हैं, पहले उसको कमज़ोर करते हैं, उसके बाद उसको दवाई में मिला करके उसको बॉडी में डालते हैं। ठीक है, नॉर्मल केसेस में तो क्या होता है, वो पर्टिकुलर जो दवाई जाती है वो हमारी स्टमक तक पहुंचती है और हमारे स्टमक में इम्यूनिटी क्रिएट करती है, बिकॉज वो पोलियो से फाइट करने के लिए हमारी बॉडी जो है, वो इम्यून सिस्टम जो है बॉडी का, वो फाइट करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें बना लेता है, एक इम्यूनिटी मेमोरी क्रिएट कर देता है, जिसके तहत अगर दोबारा कोई असली वाला पोलियो आता है तो हमारी बॉडी के पास ऑलरेडी एक मेमोरी होती है कि किस तरीके से इस पोलियो के वायरस से फाइट करनी है। बट कभी कभार क्या होता है, अगर जिस बच्चे को पिलाया गया है अगर उसका इम्यूनाइजेशन बहुत लो है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत लो है, तो उसकी इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर वीक पोलियो से भी फाइट नहीं कर पाती और वो गिवन कर देती है। उसी को बोलते हैं वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो, मतलब जो वैक्सीन हमने पिलाई थी बच्चे को ताकि उसका बॉडी जो है, बच्चे का बॉडी वो फाइट करना सीख जाए उस पोलियो से, रादर वो जो वैक्सीन के अंदर जो पोलियो होता है वही एक्चुअली म्यूटेट करना स्टार्ट करता है और एक वायरलाइट फॉर्म ले लेता है, मतलब एग्रेसिव फॉर्म ले लेता है और वो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो इन्फेक्शन को कॉज कर देता है। रिसेंटली केस आया है मेघालय से, जहाँ पर एक 2 साल के बच्चे के अंदर ये पर्टिकुलर चीज़ हुई है, जहाँ पर देखो 2014 में ऑल्दो इंडिया एक पोलियो फ्री कंट्री बन चुका था, बट इसके बावजूद यहाँ पर कुछ केसेस रैंडम आते रहते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका है अगर हम जो इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, मतलब जो हम वैक्सीन वगैरह दे रहे हैं, इसको अगर हम लगातार इंक्रीज़ करते जाए तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो जाएगी और हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होने के कारण क्या है, इम्यून सिस्टम बच्चों का स्ट्रांग हो जाएगा, जो कि वीक वायरस से फाइट कर पाएंगे। एक सेकंड तरीका है कि हम ओरल पोलियो वैक्सीन को छोड़ करके आईपीवी यानी कि बेसिकली हम इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की तरफ जाए, जिसमें कोई भी लाइव वायरस नहीं होता, रादर वायरस को मार करके तब उसको यूज़ किया जाता है, मतलब वायरस को डेड कर दिया जाता है पहले, उसके बाद उसको इस्तेमाल करते हैं, सो दैट उसका कोई भी वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो बनने का कोई चांसेस ना रहे। लेकिन ऑब्वियसली आईपीवी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बिकॉज इसको लगाने के लिए एक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और बच्चों में ऑब्वियसली इंजेक्शन का इस्तेमाल आप हर जगह नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ वाई ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन जिसको 2 बूंद पिलाते थे वो ज़्यादा आसान था एज़ कम्पेयर टू आईपीवी। इसके अलावा अगर आप देखो तो भारत में काफ़ी दिनों से ओपीवी का इस्तेमाल हो रहा है, ओरल पोलियो वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है, तो अचानक से हम ओपीवी को बंद करके आईपीवी भी शिफ्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको आज के सारे आर्टिकल्स, सारे डिस्कशन प्रॉपर्ली समझ आ गए हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्सेस में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम लिंक से आप वो पर्टिकुलर वीडियोस ले सकते हैं, वीडियो के लिंक्स आप ले सकते हैं, प्लस आपको वहाँ पर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।